वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से एक महत्वपूर्ण बिंदु पठारों का वर्गीकरण इसको समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देख रखा था कि पठार क्या होता है। पठार की अगर बात करें तो एक विशेष प्रकार का पर्वतीय क्षेत्र होता है जिसमें इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है और जो इसकी चोटी होती है कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए, जब पर्वत देखेंगे तो पर्वत की चोटी ऐसे होती है ना, ये हो जाएगा। जो पठार होता है, पठार कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब ये इस पे निवास करने लायक स्थान होता है, तो ये पठार होता है। अब पठारों में अगर देखा जाए तो भारत में कई प्रकार के पठार है, जैसे छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है। तो इन सब पठारों का वर्गीकरण क्या होगा, किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा। तो देखिए, पठारों को 3 आधार पर बांटा गया: अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठार, बहिर्जात बलों से उत्पन्न पठार और जलवायु के आधार पर पठार। तो ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने आरओ को टारगेट किया है, आपने यूपी पीसीएस को टारगेट किया है या कोई अन्य एग्जाम है, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो ये नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठार की बात करें तो यहाँ पर 5 विशेष प्रकार के पठार हैं। पहला है अंतरा पर्वतीय पठार, दूसरा पर्वत पदीय पठार, तीसरा तटीय पठार, चौथा गुंबदाकार पठार और पांचवा महाद्वीपीय पठार। तो ये 5 प्रकार के पठार होते हैं। अंतरा पर्वतीय पहला, पर्वत पदीय दूसरा, तटीय तीसरा, गुंबदाकार चौथा और पांचवा महाद्वीपीय। इसी प्रकार है बहिर्जात बलों से उत्पन्न पठार। तो अगर बहिर्जात की बात करें तो इसमें जलीय पठार है पहला, दूसरा है वायव्य पठार है, तीसरा हिमानी पठार है और चौथा उच्चयंत पठार है। तो ये 4 प्रकार के पठार होते हैं बहिर्जात बलों से उत्पन्न। और जलवायु के आधार पर देखेंगे कैसी जलवायु होती है। ये शुष्क पठार, शुष्क मतलब सूखा हुआ पठार है। फिर आर्द्र पठार, आर्द्र मतलब ये यहाँ पे नमी है। और हिम पठार, हिम मतलब ये बर्फ से ढका हुआ पठार। तो ये प्रॉपर जलवायु के आधार पर हो गया बहिर्जात बलों से उत्पन्न और अंतर्जात बलों से उत्पन्न। अब भारत के प्रमुख पठार की बात करें तो विशेष तौर पर यहाँ 10 पठारों का जिक्र किया गया जो भारत में, जैसे छोटा नागपुर का पठार काफी इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर पेपर में यहाँ से प्रश्न आता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्यों तक इसका विस्तार है। इसके बाद आगे देखिए, रांची का पठार। देखिए, रांची नाम से ही पता चल रहा है कि झारखंड में है ना। हजारीबाग का पठार, आप कमेंट कीजिएगा कि हजारीबाग से के नाम से आपको कौन सा राज्य याद आ रहा है। कोडरमा का पठार, मेघालय या शिलांग का पठार, ये पूर्वोत्तरी पठार है। दक्कन का पठार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दक्कन का पठार, ठीक। तेलंगाना का पठार, इसके बाद बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। इसके अलावा भी कई नाम ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे गए। नहीं लिखे गए कहने का तात्पर्य है कि वो छोटे हिस्से हैं या फिर वो एक इन सबका ग्रुप बना करके है, तो आगे देखेंगे। देखिए, बुंदेलखंड की पठार की बात करें, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एरिया क्या है। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में है। तो बुंदेलखंड जो है एमपी और यूपी के राज्यों में फैला हुआ हिस्सा है, तो इसीलिए ऐसा पठार है। इस पठार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। तो देखिए, बुंदेलखंड पठार जो इसमें यूपी के 7 जिले शामिल हैं। तो यूपी जीके की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूपी के कितने जिले आते हैं बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत। 7 जिले, और कौन कौन से? जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। तथा मध्य प्रदेश के 8 जिले दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दामोह, सागर और विदिशा। तो यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और एमपी के 8 डिस्ट्रिक्ट है। अब इन सब का नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि सीधा सीधा ने सॉल्ट आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदी, चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों को उत्खात भूमि
प्रदेश कहते हैं। देखिए चंबल नदी के द्वारा जो महाखड्डे बने हैं, चंबल का बीहड़ आपने नाम सुना होगा, तो ऐसे समझिए कि यही है ना। फिर आगे देखिए, आगे दिया छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठार में आते हैं। लेकिन विशेष तौर पे 3 राज्यों का उल्लेख सबसे प्रमुख है, एक झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा पश्चिम बंगाल। अगर पेपर में कभी उड़ीसा और बिहार भी लिस्ट आउट करने के लिए रहेगा तो सही ऑप्शन होगा, लेकिन मुख्य रूप से सबसे प्रमुख तो झारखंड है। अगर ऐसे एक ऑप्शन खाली सेलेक्ट करना हो कि छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है, तो आपका सही उत्तर बनेगा झारखंड। ठीक, आगे देखिए दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार की बात करें तो इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक है। तो दंडकारण्य का विस्तार ये 5 राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है दंडकारण्य। अब आगे दिए प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीप क्या होता है, पहले प्रायद्वीपीय भारत समझिए। भारत का वह क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा, जैसे ये क्षेत्र है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो पठार होगा वही प्रायद्वीपीय पठार है। उत्तर भारत, भारतीय मैदान के दक्षिण में, देखिए उत्तर जो भारत का मैदान है उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जो कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो प्राचीन गोंडवाना लैंड है, देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आप देखेंगे तो ऐसे ये 2 पार्ट्स में पहले था। देखिए इसको थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। देखिए शुरू में कैसे था कि ऐसे ये पूरा एक गोल एरिया था, है ना। यहाँ पर ये पूरी भूमि क्षेत्र थी, इसको पैंजिया कहते थे, और जो जल क्षेत्र था उसको पैंथालासा कहते थे। बाद में पैंजिया टूटा, पैंजिया 2 पार्ट्स में टूटा। एक ऐसे ऊपर की तरफ रहा, ये अंगारा हो गया, और नीचे गोंडवाना। अंगारा को यूरेशिया भी कहा गया, इसमें यूरोप और एशिया निकले। भारत जो है ना, ये गोंडवाना का हिस्सा था, मतलब भारत यहाँ पर था। ये टूट कर धीरे धीरे अंगारा से जुड़ा हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पर वर्णित किया गया, यही चीज़ बताया गया कि जो मतलब ये दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो गोंडवाना के विभाजन के बाद उत्तर की ओर खिसक कर अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। इसका निर्माण प्राचीन व कठोर आग्नेय चट्टानों से हुआ है। तो इसका जो निर्माण है ये प्राचीन और कठोर आग्नेय चट्टान इससे बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को बृहद रूप से 2 भागों में देखा जा सकता है, बांटा जा सकता है। एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। ये बात हम लोगों ने कल भी देखा था, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। साथियों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया विंध्य पर्वतों के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए विंध्य पर्वत जो है इसके उत्तर में स्थित प्रायद्वीपी के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में गंगा के मैदान से घिरा हुआ है। मध्य उच्च भूमि को पश्चिम से पूरब तक विभिन्न पठारों में बांटा गया। देखिए जो मध्य उच्च भूमि है को पश्चिम से पूरब तक जब चलेंगे तो बांटा गया। देखिए मध्य उच्च भूमि की का जो पश्चिमी भाग है इसको मालवा का पठार कहते हैं। तो मध्य उच्च भूमि का पश्चिमी भाग है मालवा का पठार। इसका जो पूर्वी भाग है इसे छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच में जो एरिया है इसको बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो चीजों को समझिएगा, जो मध्य उच्च भूमि है, जैसे मध्य उच्च भूमि, इसके पूरब में जो है छोटा नागपुर पठार है और पश्चिम में जो है ये मालवा पठार है। जैसे ये पूरब में छोटा नागपुर हो गया, पश्चिम में मालवा हो गया, तो इसके बीच का जो एरिया है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक है। तो दक्कन का जो पठार है इसका विंध्य पर्वत से लेकर के प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। तो दक्कन के पठार के पश्चिम में कौन सा है, पश्चिमी घाट है, और पूरब में क्या है, पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक सतत व ऊंचा है। जो पश्चिमी घाट है ये कॉन्टिन्यू है और साथ ही साथ इसकी हाइट भी ज्यादा है। पश्चिमी घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ियाँ शामिल। ये कार्डमम पहाड़ियाँ याद रखिएगा इलायचियों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न बना है कि कार्डमम पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है
प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है। ये 2023 में यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो अन्नामलाई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगर आप चीज़ों को सही से पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आप ऐसे डायरेक्ट ही देख पाएंगे। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा प्रवाह से बना हुआ है, जिसे दक्कन ट्रेप कहते हैं। उत्तर के ओर प्रवाहित होने के दौरान प्रायद्वीपी पठार पर भ्रंशी ज्वालामुखी की क्रिया हुई, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है ना। प्रायद्वीपी पठार की अधिकांश नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पूरब की ओर बहती और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रायद्वीपी पठार की जो अधिकांश नदियां ज़्यादातर है ना, जैसे कृष्णा हो गया, कावेरी है, गोदावरी है, ये पूरब की ओर चलती है और कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन इसी में कुछ अपवाद, जैसे नर्मदा, तापी है ना, ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती। देखिए जितनी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है, और जो पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां ये सब अरब सागर में गिरेंगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरब सागर है। तो ये साथियों महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनको आप एक दो बार पढ़ करके अच्छे से याद रख सकते हैं। साथियों ये पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे ना तो उसमें आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो पीडीएफ से पढ़ना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम रिवाइज कर पाएंगे। ऐसे नोट्स बनाएंगे तो कितना लिखेंगे, लिखते लिखते आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बस इसके लिए क्या करना है, ये नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं और ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र की कहानी देखेंगे।